नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं, मनप्रीत बार बार कमेंट करके कह रहा है कि सर हमारी क्लासेस कम कर दीजिए। चक्कर क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में गायब कहाँ हो जा रहा है। हाँ जी, तो वेरी गुड इवनिंग। हर्षित, राम सेतु, सुनील, विक्कू, आलोक, संपूर्ण, तुषार, महक, संदीप, शुभम, जितेंद्र, आलोक, गौरव, सभी साथियों का स्वागत। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम कल के अपने लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे फेडरल और यूनिटरी फीचर क्या होते हैं, हम वो पढ़ रहे थे, है ना। जयप्रकाश बेटा, ये सब टेक्निकल जो आपके साथ मतलब इश्यूज है ना, कि आपको क्लासेस जितनी भी मिल रही हैं उनमें अगर 2-5 मिनट ऊपर नीचे होता है तो उसको थोड़ा बियर करने का प्रयास करिए, है ना। मतलब बेहतर है कि आपकी क्लासेस बढ़िया से हो रही हैं, आप इस तरह से इस चीज़ को मानकर चलें, है ना। मतलब टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उस स्थिति में क्लासेस का 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाना लाजमी है ना। मतलब इतने भी ज़्यादा बच्चों की तरह बिहेव मत किया करिए आप लोग। ये मतलब आपसे अपेक्षा है कि अगर आप वाकई में अधिकारी बनना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब इस तरह से इम्पेशेंस अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। और आपको तो पेशेंस, परजीवरेंस, इन सबको डिटर्मिनेशन दिखा करके फाइनली सिलेक्शन की तरफ जाना है ना। तो शिकायत छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शिकायत छोड़िए। जब आपको अच्छा काम मिल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस भी बनता है ना बेटा। चलिए, हाँ जी ज्योति, मेरे कमेंट आपके पास नहीं जा रहे थे बेटा, जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, है ना। सर एमपी से हूं, मुझे राजस्थान की ज्योग्राफी में समझ आ रही है बट अच्छे से लर्न नहीं हो रही है। हर्षित बेटा, 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से आएगी। रोहित पटेल, पूरे दिन पढ़ाओ सर, मुझे आपकी क्लास से जाने का मन नहीं करता है, मैं आपके पूरे दिन सुन सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पारस, बिल्कुल कर देंगे। मनप्रीत को, वी आर सेटिस्फाइड विद ऑल योर क्लासेस, ग्रेट इनिशिएटिव। महावीर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आप पंडित हो? हाँ जी, इसमें मतलब पढ़ाई का पंडित पूछना चाह रहे हो, जाति से पंडित पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो? माधव बैच को जल्दी से स्टार्ट करो, बस 6 तारीख से स्टार्ट है माधव बैच, ऑल डन है सारी चीज़ें। हाँ, मनप्रीत को भाई ब्लॉक नहीं करना है, उसने लिख दिया है, ठीक है। चलें, बढ़ सकते हैं आगे। आप यहाँ पर भी एक मोटिवेशन का वो लगाया करिए, है ना। बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। आइए तो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। नोट्स कब तक आ जाएंगे? 10 से 15 के बीच में आपके घर पहुँच जाएंगे, आप फिक्र ना करें, ठीक है। जिनके पास पहुँच जाएं वो भी मतलब एक वीडियो बना के दे सकते हैं हमें, ठीक है ना। मतलब फाइनल फेज में अगर आप चाहें तो हम उसकी तस्वीरें भी आप लोगों से साझा कर देंगे। चलिए, खैर अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं। अगर आपको याद हो तो हमने आपको पढ़ाया है संघीय विशेषताएं क्या होती हैं। संघीय विशेषताएं मैं कल तक पढ़ा चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से याद कर ली होंगी। और उसके बाद गैर संघीय विशेषताएं, या फिर ये कहिए कि एकात्मकता को, यूनिटरी फीचर को दर्शाने वाली विशेषताएं, वो आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंत में एक बार के लिए आप अगर लक्ष्मीकांत अगर किताब आपके पास है
तो उसमें संघीय संरचना, संघीय व्यवस्था के नाम से किताब है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। एक बालक बोल रहे हैं कि सर नटराज की कक्षाएं कम करिए। बिल्कुल, अभी हम प्लानिंग में हैं, नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली 6 क्लासेस आपकी रह जाएंगी, फिक्र ना करिए, ठीक है ना। तो 6 क्लासेस करने का प्रावधान हमारा चल रहा है और नटराज बैच के अंदर, लेकिन इस पर थोड़ा सा समय दीजिए। कौन से टीचर की क्लास कम करनी है, क्या करना है, ये थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कशन में है, तो वी आर प्लानिंग ऑन इट, फिक्र ना करें। चलिए, तो क्या कह रहा हूं मैं कि गैर संघीय विशेषताएं क्या होती हैं, या फिर ये कहिए कि अब तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि भारत एज ए, मतलब इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, हमने ऐसा समझा था। तो हमने कल तक जो समझा था उसमें था कि राज्यों को इज्जत मिले, क्या भारत ऐसा देश है? तो आंसर निकला हाँ सर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीचर निकले थे जिससे हमें पता चला था कि भारत में राज्यों को इज्जत मिलती है। और जिन्हें लक्ष्मीकांत, जो लोग परचेज कर चुके हैं, वो चाहें तो संघीय व्यवस्था नाम से चैप्टर नंबर 13 है, आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। हमने आपका चैप्टर वहीं से कवर किया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है गैर संघीय व्यवस्थाएं कौन सी हैं, यानी यूनिटरी फीचर को दर्शाने वाली व्यवस्थाएं, जिनसे यह पता चले कि भारत इंडेस्ट्रक्टिव स्टेट है, यानी कि एक अविभाज्य संघ है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा क्या है हमारे पास? हमने कहा हमारा केंद्र बड़ा मजबूत है। बोले मजबूत क्या मतलब, खाता पीता है क्या, मतलब बढ़िया टॉनिक वॉनिक लेता है क्या? हमने कहा भी रुकिए, आपको एक एक चीज पता चल जाएगी, हमारा केंद्र कैसे मजबूत है, क्या होता है, सारी व्यवस्थाएं पता चल जाएंगी। एक एक करके सारी बातें करते हैं। सबसे पहले हमारे केंद्र को मजबूत करने वाले फीचर्स में सबसे ऊपर है एकल संविधान, अर्थात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान एक ही है। अच्छा, संविधान एक ही है, सबके पास एक ही होता है? अरे नहीं साहब, आपने कभी जम्मू कश्मीर का मसला अगर सुना हो तो उसमें क्या था? एक बालक बोल रहे हैं सर आवाज कम आ रही है, एक मिनट। सबसे पहले हमारे केंद्र को मजबूत करने, भाई साहब सबकी क्लासेस, सबकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, कृपया करके इस तरह से आप, मैं एक बार पोल करा लेता हूं। आवाज ओके है या नॉट ओके है, बता दीजिए। लक्ष्मीकांत बुक लेना मैंडेटरी है क्या? नहीं भाई, मैंडेटरी नहीं है। मैंने केवल आप लोगों को कहा है कि अगर किसी को अतिरिक्त पढ़ने का मन है, मैंने डे 1 में आपको बताया था ना कि आपको कुछ किताबें लेनी है, जिनमें से मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार से PM बख्शी नाम से किताब आएगी, पता नहीं अब आपको विजिबल है कि नहीं है, अब शायद विजिबल हो जाए, है ना, थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी कुछ भी नहीं है ना। बाकी तो हम सब चीज़ें पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की किताब खरीदने की आदत होती है, उनको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम आपके सामने, हाँ भाई, आवाज़ को लेकर के जो बच्चे सवाल कर रहे थे, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है, तो जिनको नहीं आ रही है वो कृपया करके अपने कान की ढेपी को सही कर लें, ठीक हो जाएगा मामला। तो भैया ऐसी बात है कि हमारे देश का संविधान मजबूत है और एकल संविधान है, इस बात पर आपत्ति क्या हो सकती है? हमने कहा जम्मू कश्मीर याद है? बोले हाँ याद है। मैंने कहा 370 हटने से पहले क्या होता था? बोले क्या होता था? 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य होता था। मैंने कहा राज्य होता था, लेकिन स्पेशल स्टेटस वाला। कैसा? जिसका अपने तरीके का संविधान था, मतलब राज्य को अपने तरीके से गवर्न करने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जो आज नहीं है। इसका मतलब किसी देश में पूरी तरह से सभी कॉर्नर, सभी स्टेट, सभी यूटीज को डायरेक्ट करने के लिए एक संविधान का होना क्या दर्शाता है? दर्शाता यह है कि राज्य चाहे जितनी भी विविधताएं लिए हुए क्यों ना हो, जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस था, लेकिन हमारा केंद्र मजबूत था, इसीलिए 370 हटा दिया गया। दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आती गई, कश्मीरियों ने आंदोलन किए, रोड साइड प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र मजबूत था। केंद्र की मजबूती कैसे समझ में आई? उम्मीद है आपको समझ में आ गया। यानी अगर केंद्र चाह ले तो वो राज्य के विषय पर कुछ भी निर्णय ले सकता है। केंद्र के पास वो क्षमताएं हैं कि वो किसी भी राज्य का अपना स्टेटस छीन सकता है, उस राज्य के अंदर वो किसी भी प्रकार से अपनी बातें मजबूती से रख सकता है। सर और कोई तरीका है जिससे ये पता चले कि केंद्र मजबूत है? बिल्कुल है। क्या है? एक तरीका केंद्र मजबूत पहचानने का यह है कि अगर हमें यह मालूम हो कि भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची, जिसके अंदर
देश के कौन से विषय किसके द्वारा डील किए जाएंगे, यानी केंद्र सरकार किन्हें डील करेगी, राज्य सरकार किन्हें डील करेगी, समवर्ती सूची में क्या होंगे, अवशिष्ट सूची में क्या होंगे, अगर ये बात पता चले तो केंद्रीय सूची के अंदर जो विषय हैं उनकी संख्या राज्य सूची के विषय से ज्यादा है। इसका मतलब केंद्र के पास जब ज्यादा मामले हैं डील करने के लिए तो केंद्र तो स्वतः ही मजबूत हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आपने समझा एकल संविधान, किसी भी राज्य को कोई विशिष्ट हिदायत नहीं दी गई है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र की मजबूती यह है कि वो जब चाहे अपने हिसाब से संविधान को दर्शा सकता है, और संविधान की संशोधन करने की जो पावर है वो भी किसके पास है, वो भी केंद्र के पास ही है, संसद के पास ही है। संविधान में अगर कोई परिवर्तन लाना हो, चाहे 42वें संविधान के नाम पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना ऐड कर दिया हो, लेकिन वो भी संसद के द्वारा ही होता है, अर्थात राज्यों की उसमें कोई भूमिका नहीं होती। हां, है भूमिका केवल इतनी कि अगर आधे राज्य असहमत हो तो मामला रुक सकता है, और आधे राज्य तो जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसकी राज्य में सरकार होती ही है। तीसरी चीज, हमारे देश में एकल नागरिकता है। हमारे यहां अमेरिका वाला हाल नहीं है, अर्थात जिस प्रकार अमेरिका में अमेरिका की अलग नागरिकता लेनी होती है और वहां के राज्यों की अलग नागरिकता लेनी होती है, हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां क्या है, आप राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, आप पूरे देश की एक ही सिटीजनशिप रखते हैं, अर्थात डुअल सिटीजनशिप होती है क्या, बिल्कुल होती है। किनके पास, अमेरिका वालों के पास होती है, हमारे पास वो नागरिकता का सिस्टम नहीं है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि समस्त भारतीय संपूर्ण देश में कहीं भी स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, जो हमारे आर्टिकल्स में आर्टिकल 19 के अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा और क्या फीचर है, हमारे यहां पर केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल क्या है, असल में केंद्र का नुमाइंदा है जिसको केंद्र द्वारा राज्यों में भेजा गया। क्यों, क्योंकि राज्य के अंदर जितने भी प्रकार के बिल पास होते हैं वो अल्टीमेटली राज्यपाल की अनुमोदन के परिणाम स्वरूप ही कानून बनते हैं, एक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र का एक व्यक्ति राज्य में इतनी बड़ी पोस्ट पर है कि राज्य सरकारें, जो चुनी हुई सरकारें हैं, वो चाहे जो कर लें, लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो बिल को देश की एकता और अखंडता के खिलाफ पाकर केंद्र के लिए रिजर्व कर सकता है। और जब राज्य सरकारें कानून बनाकर ही कोई काम नहीं कर पाएंगी तो न्यायपालिका द्वारा स्वतः ही राज्य सरकारों के कार्यों को रोक दिया जाएगा। आप विचार करिए कि कैसा उपबंध है, राज्य सरकारें अगर कानून सम्मत और संविधान सम्मत कार्य कर रही हैं, अलाउड है कि करते रहिए। एक बार भी किसी राज्य को यह लगता है कि मैं तो ऐसा कानून बनाऊंगा जिसके तहत अपने आप अपनी ढपली, अपना राग बजेगा, नहीं, केंद्र ने राज्यपाल नामक एक व्यक्ति भेजा है जो राज्य की हर गतिविधि पर नजर रखा हुआ है कि तुम थोड़ा सा उल्टा चलो, हम तुम्हें निपटा देंगे। इस प्रकार का संविधान के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके साथ साथ संविधान में एक लचीलापन है। सर लचीलापन है मतलब, अरे भाई कॉमन सेंस यूज करिएगा। सर संविधान में लचीलापन है, आपने दो बातें बताई सर। एक बात कल आपने हमें बताई थी जिसमें कहा था संविधान की कठोरता, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है हमारा संविधान कठोर है कि हमारा संविधान नरम है। हमने कहा समझाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में आपको संविधान संशोधन भी पढ़ाया जाएगा, हालांकि वो डिटेल में एक चैप्टर है, आर्टिकल 352, 56, 30, ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, किस प्रकार से 368 का उपयोग होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या, सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन 368 हो, 52 हो, जो भी प्रावधान आपको पढ़ने हो, उनसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी है। कल आपने एक शब्द का उपयोग किया, संविधान कठोर है, और आज कह रहे हैं नरम है, लचीलापन है। सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये है क्या कहानी, कमजोर है, लचीला है, कठोर है, क्या है कहानी, आप एक ही बात बोल लो। मैंने कहा यार हम क्या बताएं, हमारे संविधान में बड़ी विभिन्न प्रकार की विचित्रताएं हैं। बोले कैसे? मैंने कहा संविधान नामक जो ये पुस्तक है ना, ये भारत का संविधान नामक पुस्तक है, ठीक है ना। यार मैं ब्राइटनेस कम करने का प्रयास कर सकता हूं, पर पता नहीं क्यों, मतलब ये ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है, ये शायद मेरी टीम ने, मैं अच्छा रंग गोरा दिखूं इसलिए ज़्यादा ब्राइट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये संविधान है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक है, अगर आपके पास हो तो बढ़िया है, ठीक है भाई। मैं सेटिंग जानता नहीं हूँ, छेड़ दूंगा तो और चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो प्रावधान ऐसे हैं जिनको केवल संसद अपने अनुसार जब चाहे
साधारण विधेयक, साधारण संशोधन के माध्यम से परिवर्तित कर सकती है, साधारण बिल के माध्यम से परिवर्तित कर सकती है, साधारण मेजॉरिटी के साथ परिवर्तित कर सकती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा अभी बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अगर संसद को लगता है, संसद, सर संविधान तो संविधान सभा ने बनाया था। अरे हमने कहा संविधान सभा ने बनाया था, तब से लेकर अब तक तो कईयों बार परिवर्तन हो लिए। अब संसद को लगता है कि परिवर्तन करना है, तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके लिए संविधान में, जिनके लिए संसद में केवल कोरम पूरा हो जाए, बस क्या पूरा हो जाए? कोरम। कोरम बोले तो 1/10 सदस्य संख्या। अगर 543 कुल सदस्य हैं तो 55 सदस्य आ जाएं मात्र। केवल 55 सदस्य भी अगर संसद में प्रेजेंट हैं तो उन प्रेजेंट एंड वोटिंग की बहुमत के आधार पर बिल पास किया जा सकता है, साधारण मेजोरिटी से। जैसे नागरिकता जैसा अधिनियम जो CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था पहले, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, वो ऐसे ही था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 543 से 55 लोग भी अगर सहमति दे दिए तो इस संविधान नामक पुस्तक के अंदर परिवर्तन हो सकता है। इतना आसान है कि 543 में से 55 लोग प्रेजेंट थे, उनमें से भी 28 लोगों ने कह दिया कि हम इसके समर्थन में हैं, तो संशोधन हो गया। इससे ज्यादा नरम क्या होगा? सर ये नरम है, आपने कहा। तो फिर एक बात बताइए ना सर, मूल अधिकार में एक परिवर्तन करके दिखाइए कि कल से कोई भी व्यक्ति खुले में बोल नहीं सकेगा। जाइए सर बुलाइए 28 लोगों को और कर दीजिए। हमने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता? मैं कहा यार यहां थोड़ी अलग प्रकार की मेजोरिटी लगती है। अच्छा छोड़िए सर, एक काम करिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो राज्य की विधानसभाओं से क्यों करवाना? खर्चा होता है। एक बार कहिए संसद वालों से कहिए कि तुम ही लोग बना लो, राष्ट्रपति बनाना है तो। हमने कहा नहीं यार, इसके करने में तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी सर आपको? तो आपका तो सब मामला बढ़िया है, 28 लोग पकड़ने हैं। मैंने कहा नहीं यार, विशेषता अलग है। बोले क्या विशेषता है? मैंने कहा यार कम से कम आधे लोग प्रेजेंट चाहिए, हाफ से अधिक मेजोरिटी चाहिए। मतलब सर कितना चाहिए? मैंने कहा यार कम से कम 273 से ऊपर तो मेजोरिटी चाहिए। बोले फिर? मैंने कहा इतना लोग तो प्रेजेंट चाहिए, फिर उसके अलावा सर क्या चाहते हैं आप? 2 से 71, मतलब देख लीजिए ना, 27 दूना 54। हाँ, मैंने कहा उसके अलावा क्या चाहते हैं? मैंने कहा जो आ गए उनका 2/3 वोटिंग चाहिए। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर ये सब बातें आप बता रहे हो आज, क्या भविष्य में ये पढ़ाई नहीं जाएंगी? क्या पढ़ाई जाएंगी, हर चीज बार बार पढ़ाई जाएगी। लेकिन वही वाली बात है ना जी, आपको जिस चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा उसकी विशेषताओं का बखान पहले हो जाए तो आने वाला समय थोड़ा सुहाना हो जाता है। आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको मान लीजिए कि आगरा का ताजमहल घूमने जाना है, आपको अक्षरधाम टेम्पल घूमने जाना है, आपको संसद घूमने जाना है, लेकिन आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि वहां क्या है, तो आपके मन में जिज्ञासा नहीं पनपेगी। जब तक जिज्ञासा नहीं पनपेगी आप उसके प्रति उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, पढ़ने के प्रति उत्सुक नहीं होंगे। विशेषताएं बिल्कुल उसी तरह से हैं। जब कोई आपके घर आ रहा होता है तो आप उसको बताते हैं कि यार दोस्त मेरे घर चले आओ, हमारा शहर बहुत प्यारा है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है। क्यों? क्योंकि एक बार विशेषताएं बतानी जरूरी हैं, तब जाकर वो हमारे यहाँ आएगा, तब तो हम उसकी मेहमानबाजी कर पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि संविधान निर्माताओं को बहुत अच्छे से पता था कि भैया विशेषताएं पहले यात्रियों को बता दी जाएं तो ये संविधान की इज्जत करेंगे। हम भी इसी क्रम में आपको ये सारी बातें बता रहे हैं ताकि आपको इज्जत मिलेगी। अच्छा इतनी बड़ी चीज है क्या सर? प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए सर 300 लोग आए, आप बताइए सर 300 लोग आए थे, आपने कहा उनका 2/3 चाहिए, इसका मतलब 200 सांसद अगर आ गए तो क्या मूल अधिकार में परिवर्तन हो जाएगा? मैं कहा नहीं होगा। पहले 50% तो क्रॉस कराओ, 273 से ऊपर लेकर जाओ, तब जाकर जो आए हैं उनका 2/3 करो। 350 से नीचे कुछ नहीं होता है। तो बोले अच्छा, इसका मतलब यह है कि यहां पर एक बड़ा ही नंबर गेम चल रहा है। अरे हमने कहा यही तो बात है, एक बड़ा नंबर गेम चल रहा है और बिना सांसदों की संख्या के कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सांसद तो राज्यों से चुन के ही आते हैं। तो मेरे को यह बताओ, जब सांसद राज्यों से चुनकर आते हैं, राज्यों से चुनकर आए हुए सांसद अपने ही खिलाफ फैसला कैसे करवा लेंगे? विशेष रूप से उन क्रमों में जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, जहां पर अति विशिष्ट मेजॉरिटी लगती है, वहां पर जो प्रेजेंट सांसद हैं वो अपने खिलाफ तो कुछ काम करवा नहीं लेंगे। ये क्या दर्शाता है? हमारे संसद की, हमारे संविधान की कठोरता दर्शाता है कि हमारा संविधान लल्लू पल्लू नहीं है।
बहुत मजबूती है, उसमें संशोधन कर नहीं सकते। लेकिन सर फिर ये लचीला का मतलब क्या निकाला जाए? हमने कहा यार ये जो साधारण मेजोरिटी से जो चीजें पास हो जाती हैं, मतलब हमारे संविधान में विशेष प्रावधान है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो साधारण मेजोरिटी से हो जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो विशिष्ट मेजोरिटी से होंगी। इसका मतलब हमारे यहां पर कठोरता और नम्यता का, यानी हमारे यहां पर संविधान रिजिड भी है तो संविधान सॉफ्ट भी है, इजी भी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो। हमारे संविधान की जो ये विशेषता है, ये लचीलापन जो है, ये कई जगह केंद्र को मजबूती देता है। आप देखिए केंद्र सरकार के द्वारा चाहे फार्म बिल लाए गए हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के क्या कहते हैं इसको, अपने साधारण बिल द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया हो, ये केंद्र सरकार अपने लेवल पर लेकर आ गई, यानी केंद्र ने अपने लेवल पर परिवर्तन कर लिया। इसका मतलब हमारे यहां कुछ चीजें तो केंद्र को एकदम पावर के रूप में मिली हैं। ये विशेषता दर्शाती हैं कि केंद्र, ये लचीलापन एकात्मक शासन को प्रमोट करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। एकल नागरिकता समझ में आ गई, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति समझ में आ गई, लचीलापन समझ में आ गया। ये सर एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है? अच्छा, रेणु सैनी लिख रही है सर मेरी दादी जी भी सुन रहे हैं आपको, मुझे ईयरफोन लगाने से मना कर रहे हैं, बोलते हैं सुनने दे, इनको भी सुनना अच्छा लग रहा है। तो ये दादी जी को हमारी तरफ से प्रणाम प्रेषित करिए, हमारे लिए आशीर्वाद लीजिए, हम और भी अच्छी सी मेहनत कर सकें। आप लोग ना हमारे ऊपर एक मोरल प्रेशर इतना क्रिएट कर देते हो, हम आपको बच्चा समझ के ट्रीट कर रहे होते, कई जगह परिवारजन हमें सुन रहे होते हैं। तो भैया सभी परिवारजनों को प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं, अपनी तरफ से आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रश्न बना, एकीकृत न्यायपालिका क्या होता है सर? एकीकृत न्यायपालिका क्या होता है, अब वो समझिएगा। देखिए आप सबको कल हमने एक पॉइंट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? हमने कहा था स्वतंत्र न्यायपालिका। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है साहब। क्या कंफ्यूजिंग है? एक तरफ तो आप शब्द यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। सर हम इन्हीं शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ आप लिखते हो स्वतंत्र न्यायपालिका, एक तरफ आप लिखते हो एकीकृत न्यायपालिका। सर हम तो बस इन्हीं दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? दोनों तरफ ही न्यायपालिका है, एक तरफ एकीकृत है यानी यूनिटरी है और एक तरफ इंडिपेंडेंट है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर बताइए हम इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? प्रीति बेटा मंडे से शुरू हो रही है ना? मिथुन थैंक यू सो मच, सूरज धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए, तो ये इंडिपेंडेंट और एकीकृत की कहानी क्या है, अब इसको समझिए। देखिए मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, कहा था कि इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द करने वाली कोर्ट कौन सी थी? इंदिरा गांधी जी उस समय एट दैट टाइम वो देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की जो प्राइम सांसदी है यानी एमपीशिप जो है वो रद्द करने वाली कौन थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट थी, ठीक है ना, यूपी की जो हाई कोर्ट है वो थी। अच्छा, इससे क्या पता चला था कि हमारी न्यायपालिका को केंद्र सरकार का डर नहीं है। इससे क्या फायदा हुआ? राज्य भी देश हित में फैसले ले सकते हैं। भाई राज्य की हाई कोर्ट है तो देश के हिसाब से राज्य ने भी फैसले ले लिए और वो पूरे देश को मान्य हुए। आपने भी देखा होगा देश में जब हिजाब का विवाद चला था तो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। यानी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से संपूर्ण देश बंधा हुआ था। यानी इंडिपेंडेंसी ऑफ हाईकोर्ट हमारे देश की बड़ी पावर है। इतना ही नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी भी हमारे देश के लिए एक अपने आप में राज्यों के हितों का रखवाला है, क्योंकि अगर कोई दो राज्य आपस में झगड़ लें तो उनकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट करता है, उनको केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। दो राज्यों के बीच में अगर डिस्प्यूट है, जैसे कि बेलगाम को लेकर कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच विवाद है, जल बंटवारे को लेकर कई राज्यों में आपसी विवाद होता है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, वो केंद्र सरकार से प्रभावित नहीं होता। दिस इज नॉन एज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी किसी से हमें प्रभावित नहीं होना, पहली बात। दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या निकल कर आती है और वो क्या है? वो है एकीकृत न्यायपालिका। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है एकीकृत न्यायपालिका? एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है, अब उसे समझने का प्रयास करिए। देखिए होता क्या है, हमारे देश में न्यायपालिका का एक सीक्वेंस है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर बैठी हुई है, यानी सुप्रीम कोर्ट जब चाहे
हाई कोर्ट से उसके पास चल रहे केसेस को अपने पास मंगा सकती है। जैसे नहीं होता, जैसे सरकारी नौकरियों में होता है, एक सीनियर ऑफिसर होता है, एक जूनियर ऑफिसर होता है। सीनियर को लग रहा है कि जूनियर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो सीनियर ने जूनियर से सारी फाइलें ऊपर मंगवा ली कि भैया ऊपर ले आओ, हमको दिखाओ फाइलों में क्या गड़बड़ चल रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से फाइलें अपने पास मंगवा सकता है। सिमिलरली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो जिला न्यायपालिका है, उनसे फाइलें हाई कोर्ट मंगा सकता है। इसका मतलब सोचिए, अगर कोई मामला इतना इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है, केंद्र में दिल्ली में बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस मामले में सहमत नहीं है। जैसे अभी आपको मालूम होगा, अभी बनारस में, वाराणसी के अंदर शिवलिंग को लेकर के विवाद हुआ है। आपने देखा होगा, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसकी बगल के अंदर जो मॉस्क है, जो मस्जिद है ना, ज्ञान व्यापी, उसके अंदर शिवलिंग को लेकर के डिसीजन किसने दिया है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, बनारस की अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। कोई हाई कोर्ट वाई कोर्ट का डिसीजन नहीं है, जिसके आधार पर वहां पर सारे सर्वे हो रहे हैं। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट बैठकर तमाशा देख रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है, आगे देखते हैं होता है क्या। अचानक देश में वैमनस्य बढ़ गया, या कोई ऐसी चीज हो गई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पाले से बॉल निकल गई, तुरंत सुप्रीम कोर्ट कहेगी इस फाइल को सीधा ऊपर भेजो, तुम लोग डिस्कस नहीं करोगे ये सब चीजें। तो वो जो ऊपर भेजने वाला काम है ना, वो एकीकृत न्यायपालिका का दृश्य है। तो बताइए, क्या हमको इससे ये नहीं लगा कि ऊपर से नीचे तक पूरा कंट्रोल हो रहा है? दोनों में अंतर है कि नहीं? ये कंट्रोल क्या दर्शाता है? देश एक है, केंद्र सरकार पावरफुल है, केंद्र मजबूत है, यानी केंद्र की जो सत्ताएं हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे विधायिका हो, सब मजबूत बैठी हैं। वहीं जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो हमने उसके अलग प्रमाण दे दिए। तो इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी क्या दर्शाती है? देश में फेडरल फीचर दर्शाती है। और वहीं पर यूनिटरी फीचर क्या दर्शाते हैं, वो मैंने, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आरएएस मेंस परीक्षा के लिए हो, चाहे यूपीएससी के लिए हो, चाहे आईएएस के प्रीलिम्स के लिए हो, आप कोई सा भी एग्जाम दें, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीचर्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। फिर एक बात बताइए, आज आपके यहां पर कोई भी, आप में से भी कई लोगों का मन होगा कि वो आईएएस पीसीएस बन जाएं, है ना, आईएएस आईपीएस या आईएफएस। आपको मालूम होना चाहिए, देश में 3 ही सर्विस ऐसी हैं। कौन सी सर्विस हैं? जिन्हें क्या माना गया है? जिन्हें अखिल भारतीय सेवा माना गया है। कोई बताएगा देश में कौन कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जिन्हें अखिल भारतीय सेवा माना गया है? अखिल भारतीय सेवा का मतलब समझ रहे? केंद्र डिसाइड करता है कि इनकी नियुक्ति कौन से राज्य में होगी। कैडर बेस्ड सर्विस होती है, जानते हैं? मनप्रीत गए थे लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। बोलिए। चले? हाँ भाई, बच्चों ने 3 सर्विस लिखी हैं। एक का नाम लिखा है आईएएस, आईपीएस। ये आईएफएस कौन सी सर्विस है? विदेश सेवा, फॉरेस्ट सेवा। ध्यान रखिएगा, कौन सी सेवा है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये, भारतीय वन सेवा, जिसके तहत जैसे आईएएस से आप बनते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईपीएस से आप बनते हैं एसपी, ऐसे आईएफएस से आप बनते हैं जिले में डीएफओ, जिला वन अधिकारी। समझ गए? ये कैडर बेस्ड सर्विस है। मैंने क्या बोला कैडर बेस्ड सर्विस का मतलब? केंद्र नियुक्ति देता है कि किस बालक को कौन से राज्य में नियुक्त किया जाए और परमानेंटली नियुक्त किया जाए, और जब चाहे केंद्र अपने अनुसार उस बालक को वापस बुला ले। विचार करिए, दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा। केंद्र डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है भाई केंद्र, कि कौन से बालक को कौन सा राज्य दिया जाए। सर इसका डिसाइड करने का कोई तरीका है क्या? हमने कहा बिल्कुल है। सर क्या तरीका है?
मैंने कहा भाई इसका तरीका है, एक मिनट, ब्राइट, हम इसका मैनुअल एक्सपोजर, ज़्यादा अंधेरा हो गया ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। एक सेकेंड, किए होते थे हम, क्या छेड़खानी कर दिए थे भगवान को पता। ओके, पी टीवी पी प्रोग्राम ए वी एम, इसमें बहुत तेज रोशनी आ रही है। पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स, लाइट्स, हाँ ये फिर भी ठीक है। है 2 मिनट बस भाई, ये तो एकदम ब्राइट रोशनी हो गई। भाई देखो ऐसी बात है, हमको इसमें ऑप्शन नहीं मिला है गोरे को काला कैसे करें। ये कह रहा है गुरुजी हम आपको गोरा ही दिखाएंगे। देख लो यार, ले दे के सेटिंग हो जाए थोड़ी बहुत। ना भाई, भाई आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, हम ऐसे ही बढ़िया हैं। वो सब तरह का काम करके देख लिए, बैठ नहीं रहा, ऐसे ही देख के राजी रहिए आप हमें, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे, अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं। केंद्र द्वारा कैडर बेस्ड सर्विस देकर नियुक्ति दी जाती है कि आप जाइए इस राज्य में। केंद्र नियुक्ति देता है तो इसका अर्थ समझ रहे हैं, केंद्र को जब जरूरत पड़ती है तो वो वापस भी बुला लेता है। आपने अपने राज्य के अखबार कभी उठा के देखे हो तो आपको ये खबरें एनी टाइम मिलती रहती हैं। केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर फलाने अधिकारी गए हैं। कई बार खबरें उठाइएगा, पढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर इस राज्य के अधिकारी फलानी दिल्ली गए हैं, दूसरे राज्य में भेज दिए गए हैं। अर्थात आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं, यानी कि ये जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, इन पर राज्य सरकार का भी कोई बस नहीं चलता है। ये केवल क्या कर सकते हैं, एट मैक्स सस्पेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकते हैं, बाकी नौकरी में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो आईएएस बन गया या स्टेट्स इसमें आ गया, ऑल इंडिया सर्विसेज में आ गया, सारा चक्र केंद्र से चलता है। अब आप सोचिए, केंद्र सरकार के द्वारा आपके राज्य में अपना राज्यपाल भेजा हुआ है कि भाई अंदर जाओ, चल क्या रहा है हमें पूरा बताओ। ऐसे ही अपने आईएएस पीसीएस, आपने कई बार सुना होगा, आईएएस वाईएएस जो लोग होते हैं ये विधायकों को ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, इनकी टसल चलती रहती। कई विधायक इसीलिए नाराज रहते हैं कि आपका ये अधिकारी हमसे ढंग से बात ही नहीं करता है, कलेक्टर हमारे जाने पर खड़ा नहीं हुआ, वो जबकि जनता का नौकर है। इस प्रकार के कई नेता नांगले जो हैं वो नाराज रहते हैं कि ये क्या चल रहा है आप लोगों का, खराब व्यवस्था है, ये है वो है। वास्तविकता क्या है, केंद्र ने अपनी मजबूती बरकरार रखने के लिए ये व्यवस्था करी थी कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर राज्य के लोग अपनी चढ़ नहीं बना सकते।
उसे बेकार अधिकारी कंसीडर किया जाएगा अगर वो राज्य की सरकारों के अधीन रहने लग गया, उनसे डरने लग गया। बोले तुझे डरने की क्या जरूरत है? जब तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी नहीं चल रही, कोई बात नहीं, कह जाना दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली बढ़िया, रुको यहां पे आराम से नौकरी करो। अखिल भारतीय सेवा का ये सबसे ज्यादा बात है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब अखिल भारतीय सेवा। और सबसे एंड में मैंने आपको कहा अनुसूची 7 के अंदर विषय बटे हुए हैं। केंद्रीय सूची के विषय अलग हैं, राज्य सूची के विषय अलग है। राज्य सोचता है मेरे पास पुलिस है, मेरे पास प्रशासन है, मेरे पास राजस्व है, मेरे पास सब है। केंद्र कहता है मेरे पास इमरजेंसी है। इमरजेंसी है मतलब एक दिन हमने बस जादू मंत्र किया, ओम बम 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 बम, इमरजेंसी, बस इतना सा किया, तुम्हारे सारे अधिकार मेरे पास चले आएंगे। किसके पास चले आएंगे? केंद्र सरकार के पास चले आएंगे। अर्थात इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविजन है केंद्र के पास जिसे लगा दिया तो बेचारे केंद्र कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसा बटन है, बस दबाया, राज्य का मुख्यमंत्री सोच रहा है मैं कौन हूं, आप कुछ नहीं है, जो भी हैं सब ऊपर वाले। फिर सर इमरजेंसी में शासन कैसे चलता है? अरे साहब पूछिए मत, मुख्यमंत्री का काम सीधा राज्यपाल के पास आ जाता है। राज्यपाल को तो पहले से ही पूरा अखिल भारतीय सेवा वाले लोग पता है, कर्मचारी काम करते रहते हैं, राज्य सरकारें बस अपने वस्ते लेके बैठी रहती हैं। मुख्यमंत्री महोदय अपने कमरे में विराज रहे होते हैं कि साहब बस बैठे हैं जी, कुछ पता नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप? काम कुछ नहीं अटकते। मुख्यमंत्री की जगह बस राज्यपाल पावरफुल हो जाता है। राज्यपाल के अंदर में सारे के सारे IAS PCS भेज दिए जाते हैं कि चलाओ भाई देश। सब चल रहा होता है ऑटोमेशन मोड में। इसलिए केंद्र कितना पावरफुल है आपको समझ में आना चाहिए। सर लेकिन एक बात बताएं आपको। बोले हाँ बताइए। सर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? हमने कहा बताइए ना, क्या नहीं लगता है? कि हमारे देश में संघीय 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 कह करके बस मजे ही लिए जाते हैं। असल में तो सारा की सारा हमारे देश में एकात्मक व्यवस्था है। एकात्मक बोले तो यूनिटरी। आपकी बातें सुनकर के तो हमें ऐसा लग रहा है सर कि हमारा जो पूरा देश है ना, संविधान जो है वो पूरी तरह से यूनिटरी है, एक ही है। बोले अच्छा लग तो रहा है। तो सर ऐसी स्थिति में क्या कहें हम, अपने संविधान की विशेषता क्या माने? मैंने कहा अपने संविधान की विशेषता आप ये कहिए कि देखो भाई हम लोग संघीय हैं, यानी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन हम यूनिटरी फीचर भी रखते हैं। यार गजब बात हो सर, मैं वेजिटेरियन हूं लेकिन मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूं। ये क्या हुआ? क्योंकि आंसर हुआ क्या सर? हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गई। हम फेडरल भी हैं लेकिन हम नॉन फेडरल भी हैं, ये क्या मतलब है? मतलब नहीं है सर ये तो। फिर क्या करें? कुछ और सोचिए सर। हमने कहा यार बेहतरीन चीज बताते हैं। बोले बताइए ना क्या? मैं कहा या तो तुम इस शब्द को बदल दो कि हम फेडरल भी हैं और यूनिटरी भी हैं। तो बोले क्या कहें, शब्द तो बताओ क्या कहें। हमने कहा ये कहो कि हमारा जो संघ है वो केंद्राभिमुख है, यानी कि सेंटर की तरफ देखता हुआ है, यूनिटरी फीचर वाला हमारा केंद्र सरकार है। हमारा जो देश है, हमारी संसद है, हमारा संविधान है, वो केंद्र की तरफ देखने वाला है, यूनिटरी फीचर ज्यादा है उसमें। हमने कहा शब्द दो इसे। बोले सर इसे शब्द दिया जा सकता है, हम क्वाजी फेडरल हैं, अर्ध संघीय हैं। अर्ध संघीय मतलब संघ तो है सर, पर वो वाली बात नहीं है, अमेरिका वाली बात नहीं। संघ तो हैं लेकिन हमारे यहां पर केंद्र मजबूत है, तो क्वाजी फेडरल फीचर है सर हमारे पास। हमने कहा हाँ। मैंने कहा अब बात पकड़ गए तुम। इसका मतलब क्वाजी फेडरल जो है वो हमारी विशेषता है। बोले हाँ सर यही तो हम कह रहे हैं, क्वाजी फेडरल विशेषता है सर हमारी। हमने कहा ओके। मैं कहा फिर एक बात बताओ यार, क्वाजी फेडरल अगर आपकी विशेषता है तो ऐसी स्थिति में राज्य आपस में एक दूसरे से कंपटीशन क्यों रखें? बोले आपसे किसने कहा कंपटीशन रखना चाहिए? हमने कहा गजब बात कर रहे हो, आओ हमारे राजस्थान, हम बताते हैं क्या होता है कंपटीशन। भाई साहब हम हैं अलवर वाले, हमारे बॉर्डर लगते हैं हरियाणा से, और भाई साहब हरियाणा से तेल मिलता है सस्ता, 10 रुपये सस्ता। वहाँ बॉर्डर पर लिखा हुआ है यहाँ राजस्थान से 10 रुपये सस्ता तेल मिलता है। दारू के ठेकों पे लिखा हुआ है राजस्थान से सस्ती ठंडी और जबरदस्त बियर मिलती है। भाई साहब गजब चल रहा है। मतलब सर यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है। हमने कहा ले भाई आ जाओ फिर गुजरात बॉर्डर चलो। गुजरात बॉर्डर पर आपको ये मैसेज दिया जाता है गुजरात में शराब नहीं मिलेगी साहब, यहीं मिलेगी। मतलब गजब ही चल रहा है सर। मतलब है
हर राज्य दूसरे राज्य से बता रहा है फलाने राज्य से इतना सस्ता। सर ये हो क्या रहा है? कंपिटिटिव हो रहे हैं सर हम लोग तो, कंपिटिटिव। फिर हम कैसे रहेंगे एक साथ? हमने कहा चिंता ना करिए, इसीलिए एक शब्द आया जिसका नाम है सहकारी संघवाद, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी हमें संघ बन के रहना है, लेकिन सहयोगी रूप से एक दूसरे की मदद करते हुए हमें एक संघ बनकर रहना है। कैसे संभव है सर एक दूसरे की मदद करते हुए रहना? हमने कहा देख नहीं रहे हो, आज देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो राज्य से पूछ के हो रही हैं। जैसे हमने कहा जीएसटी काउंसिल उठाइए, जीएसटी काउंसिल में राज्यों की बात सुनी जाती है, 2/3 बहुमत होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। राज्य से बिना पूछे कर नहीं लगेगा, सहकारी संघवाद का प्रमाण है। जीएसटी के अंदर सोर्स और डिस्पोज दोनों के टैक्सेस अलग हैं, सहकारी संघवाद है। टैक्सेशन की बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो राज्यों को एक दूसरे से कोऑपरेटिव बनाती हैं। एक दूसरे राज्य में हम जाते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। ये ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया वालों तुमको ऐसा, राजस्थान वालों यूपी में आओगे तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। राज्य धीरे धीरे अपने 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 टैक्स खत्म कर रहे हैं, पूरा देश एक ही टैक्स में जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, तभी सर आप आबकारी में लगे। हाँ, हम तभी आबकारी में लगे, हमको पता है ना ये बात। समझ गए? उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये संघीय व्यवस्था गैर संघीय व्यवस्था समझ में आ गई होगी। एक बार के लिए हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो बच्चा जितना ज़्यादा बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। अब तक आपको सारी बातें पता चल गई, बताइए कमेंट बॉक्स में भारतीय संविधान के फेडरल फीचर्स कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए भारतीय संविधान के फेडरल फीचर्स कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के फैसले बदल सकता है क्या? नहीं, लचीला कठोर। अब देखिए, आप में से कुछ लोग आंसर लिखेंगे, कुछ लोग नहीं लिखेंगे। एक काम करते हैं, आप अपने लेवल पर एक बार अपनी कॉपी में लिखिए, मैंने तो छुपा रखा है ना, अपनी कॉपी में एक बार के लिए फेडरल और यूनिटरी फीचर। बेटा सीधा सीधा आरएएस परीक्षा में 5 नंबर का सवाल यूनिटरी और फेडरल फीचर का पूछा गया। शायद ही कोई बार का एग्जाम हो जहां पर ये फीचर ना पूछे जाते हो। एक बार खुद से, मेरे कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, खुद से पेज पर लिख लीजिए और फिर मैच कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए और फिर मैच कर लीजिएगा। एक बार खुद से कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, इसलिए मत लिखिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखोगे सारों के चेक मैं तब भी नहीं कर पाऊंगा। गवर्नर का शासन वेस्ट बंगाल में, बेटा वो अलग चीज है। मुकेश कुमार, बेटा अगर एड्रेस चेंज करना है तो टेक्निकल टीम से बात करिए, अगर संभव होगा तो वो जरूर करेंगे। माधव बैच में क्लास मंडे से शुरू होंगी। सबने लिख लिया होगा थोड़ा बहुत तो? अगर लिख लिया हो तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लें। आइए, जिन्होंने भी लिखा है एक बार मैच कर लीजिए। ये फेडरल फीचर है, चेक कर लीजिए इनमें से कितने फीचर आपने लिखे हैं। अगर याद रह गया हो तो लिखिए, बताइए। अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि एक बार के लिए आप अपनी परीक्षा से खुद गुजर लेंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि कुछ चीजें आपके समझ में भी आई हैं। मैं तो बता के निकल लूंगा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में भी चीजें अगर बैठ जाएं
तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सब चेक कर लीजिए कि क्या आपका ये पॉइंट मैच कर रहा है, और गैर संघीय विशेषता से यानी यूनिटरी फीचर से आपका कोई पॉइंट मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए। टेक्निकल टीम का नंबर 7878158882। भूमाराम बेटा हाँ 6 तारीख से ही होगा बेटा, पहुंचने में भी तो थोड़ा समय लगेगा या नहीं लगेगा? ऋषिकेश गोडसे कितने आईएएस होते हैं बेटा? डिपेंड करता है राज्य की डिमांड पर, कितनों की आवश्यकता है केंद्र डिसाइड करता है। स्टेट पीसीएस पर नियंत्रण केंद्र कर सकता है क्या? नहीं, नहीं कर सकता। स्टेट पीसीएस केवल राज्य के अधीन होते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस के अधिकारी एक अनुभव के बाद में प्रमोट होकर केंद्रीय सेवा के अधिकारी बन जाते हैं। ये गैर संघीय वाली भी मैच कर लीजिए। जेसिका चौधरी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन आपके याद रह जाएगा तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ईमानदारी से मैंने चेक करा दिया सबको, अब ईमानदारी से सब लोग ये बताओ अपने कमेंट बॉक्स में। अब देखो जो पढ़ नहीं रहा था उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने हर विषय पर कम से कम 5-7 मिनट, 2 लेक्चर निकल गए मेरी 2 लाइनें खत्म करने में, है ना। इतने देर से मैं भाषण ही दिए जा रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। तो मेरी गुजारिश है उन सबसे जिन्होंने अपने लेवल पर आंसर चेक कर लिए, मुझे बताइए कुछ याद रहा और कितना % याद रहा, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं देख लेता हूं कितना % याद रहा, मुझे बता दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने शिवालिका प्री हिंदी और इंग्लिश, हाँ बेटा नहीं वो नहीं हटा रहे हैं हमें ना। सब लोगों का अपना एनालिसिस आ गया, कुछ याद हुआ? समझ लीजिए आपने आरएएस मेंस परीक्षा में 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया है, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया है। वो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताने का प्रयास कर लिया था। ठीक है साहब, ठीक है साहब। हमारे संविधान की और क्या विशेषताएं हैं जो बची कुची रह गई हैं, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य हैं, ये डीपीएस की, ये तो सब पढ़ाएंगे ही हम आगे, क्योंकि ये तो सारे चैप्टर ही हैं। कुछ चीज़ें जो हमें औरों से अलग बनाती है, जैसे हमारे यहाँ की संसदीय व्यवस्था। हमारे यहाँ संसद है, तो क्या किसी के संसद नहीं होता? क्या होती है, लेकिन हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है जो कि अलग है राष्ट्रपति व्यवस्था से, अध्यक्षीय प्रणाली से, जो कि अमेरिका में होती है। हमारे यहाँ संसद में बहुमत प्राप्त जो पार्टी है उसका नेता पीएम होता है, यानी संसद से पीएम बना जाता है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पर सीधा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अमेरिका और भारत में क्या डिफरेंस है? हमारी शासन व्यवस्था में संसदीय रूप में और अमेरिका के फीचर में अंतर क्या है? दोनों के बीच का अंतर पता लगाइए। सबसे बड़ा अंतर, राष्ट्रपति का चुनाव वहां डायरेक्ट होता है, जनता चुनती है अमेरिका का राष्ट्रपति। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया है? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर करिएगा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वोट फॉर पीएम कितने लोगों ने दिया है? मतलब पीएम को, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है, ऐसे आप में से कितने लोगों ने वोट दिया है? जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन खड़े हैं, या तो कोई डोनाल्ड ट्रंप को वोट देगा या फिर उसको देगा। आप में से कोई भी अगर वोट के लायक स्थिति में है या उनके परिवार में कोई भी रहा है तो मुझे बताएं, पीएम के लिए वोट कितने लोगों ने दिया कि हाँ भाई मेरा ये वोट गया नरेंद्र मोदी के लिए, मेरा ये वोट गया मनमोहन सिंह के लिए? कितने लोगों ने वोट दिया है?
55 और 45% का आंकड़ा आ रहा है। 45% ने दिया है, 55% ने नहीं दिया है, 46% ने दिया है, 54% ने नहीं दिया है। ओके, मतलब समझ गए? अब समझिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, आप में से किसी भी व्यक्ति ने आज तक पीएम को वोट नहीं दिया है। आज तक जब से देश बना है तब से लेकर के ना आपके घर वालों ने दिया, ना आप दोगे, ना कभी दोगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था है। हम पीएम को नहीं चुनते, हम पार्टी के अंदर सांसद को चुनते हैं। वो सांसद अपने में से किसी व्यक्ति को पीएम बनाते हैं। हम पीएम को डायरेक्ट नहीं चुनते, हम तो अपना सांसद चुनते हैं। आपने जैसे हमारे अलवर से योगी बालकनाथ जो हैं वो खड़े होते हैं, ऐसे सबके अपने अपने यहां के कोई सांसद होंगे। आप अपने सांसद को चुनते हैं। वो जो चुने हुए सांसद हैं जो लोकसभा जाते हैं, वो अपने में से किसी नेता को पीएम बनाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी पीएम को आप और हम डायरेक्ट नहीं चुनते, पीएम इनडायरेक्टली चुना गया है। यह संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब नेता के रूप में जो भी व्यक्ति बनेगा वो संसद का नेता होगा। इसी कारण से वो व्यक्ति संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, क्योंकि बहुमत के दल के द्वारा उसका निर्वाचन हुआ होता है। लेकिन आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, सर एक बात बताइए, बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ ये कहते हैं मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, मोदी जी को ही फेस दिखाकर वोट मांगे जा रहे हैं, सीएम का चेहरा दिखाकर वोट मांगे जा रहे हैं। टेक्निकली तो सर एमएलए और एमपी के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए थे, ये इनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हमने कहा इसीलिए कई बार आपने सुना होगा विपक्ष के कई लोग एक डायलॉग देते हैं। और क्या डायलॉग देते हैं? कि देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ चीजें जा रही हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरफ चीजें जा रही हैं। होना क्या चाहिए? सांसद या विधायक को चुना जाना चाहिए। यहां पर वोट किसके नाम पर मांगे जा रहे हैं? कि हमारा नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस आधार पर। इसलिए आजकल राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में जाने से पूर्व पहले बताना पड़ता है सीएम का उम्मीदवार कौन होगा, पीएम का उम्मीदवार कौन होगा। अरे भैया, ये फीचर प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली पर तो लागू होता है, संसदीय प्रणाली पर लागू नहीं होता है। बाकी संसद की सारी विशेषताएं जब आप संसद पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि आप जब अडल्ट हैं तो आप वोट दे सकते हैं। मौलिक अधिकार जो हमारा चैप्टर है नेक्स्ट, जिसको हम प्रियम्बल के बाद पढ़ेंगे। मूल अधिकारों में कौन से अधिकार हैं ये आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। न्यायपालिका डिटेल में पढ़ाई जाएगी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आपको पढ़ाई जाएगी, जुडिशियरी किस प्रकार से, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये सारी व्यवस्थाएं आपको आने वाले समय पर चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएंगी। तो चैप्टर वाइज जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वही हमारी विशेषताएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको संसद की विशेषताओं के अंदर जो फीचर्स हैं वो आपको एक प्रकार से संसद के अंदर जो चैप्टर, अपने संविधान में जो चैप्टर हैं, पॉलिटी के जो चैप्टर हैं, वही आपकी विशेषताएं हैं। आप उन्हें भी लिखकर आ सकते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको लर्न करके आना है, जो आपको कंटेंट के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो ये है। इसमें क्या है कि भारत के संविधान में कौन से देश का प्रभाव है। सीधा प्रश्न उठकर यहां से आता है, प्रीलिम्स के अंदर याद करने योग्य है। अगेन इस रविवार को जो टेस्ट होगा उसमें मैं यहां से सवाल पूछूंगा, जिस प्रकार से लास्ट टेस्ट के अंदर संविधान सभा से सवाल पूछे। देखिए, मैं आपको दो बातें समझा देता हूं साथियों। जब भी आपको कोई टास्क दिया जाए, समझाने का टास्क मेरे ऊपर है, समझाऊंगा मैं, लेकिन जो रटने का टास्क दिया जाए वो आपके ऊपर है। मैं इसमें क्या बता सकता हूं कि ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया है, मैं बोल भी लूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना है। हाँ, आज संभव है कि आपको वो रटना याद ना रहे, हो जाए, कल ही भूल जाएं आप, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटी खत्म होती जाएगी आपको ये चीजें ऑटोमेटिक याद होने लगेंगी। चैप्टर वाइज जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो हम अमेरिका की चर्चा करेंगे कि ये वहां से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, आयरलैंड की चर्चा करेंगे। इसका मतलब चैप्टर वाइज जब चीजें आएंगी तब तो इनका जिक्र होगा ही, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फैक्ट रोजाना याद करने हैं। इनमें कोई कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। सर पहले सिविक्स बोरिंग लगती थी लेकिन अब अच्छी लगने लग रही है। ओके, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही।
चलिए फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। कल एंट्री करेंगे प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की। थैंक यू। रट्टे मारने मस्ट हैं।